कल हम पहुंचे थे सबसे पहले कि पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का क्या असर्शन होता है? दैट सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसका मतलब ये भी हुआ दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। हमने यहां पे पढ़ लिया था कि साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे। अब बात ये है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो ठीक है, आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बता दिए, पॉजिटिविज्म का असर्शन बता दिया कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस। पर कैसे, हाउ? अरे ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, इस चीज को भी तो प्रूव करना था ना। पॉजिटिविज्म को ये प्रूव करना जरूरी था कि हाउ दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन सोशियोलॉजी। तो तभी तो मैं बता पाऊंगा दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, हेंस ए इज इक्वल्स टू सी। तो कैसे अप्लाई हो रहा है, इस चीज पे भी जस्टिफिकेशन देना जरूरी था। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉजिटिविस्ट का असर्शन था वो क्या था कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही चल रहा है आजकल जीवन में। साइंटिफिक फैक्ट बता देता हूं आपको मैं, चॉकलेट से आपका सेरोटोनिन लेवल बूस्ट होता है। वेन एवर यू फील डिप्रेस्ड, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू डोंट फील गुड अबाउट एनीथिंग, आइसक्रीम और चॉकलेट, इट बूस्ट योर सेरोटोनिन लेवल। लैक ऑफ एनर्जी, एक चॉकलेट खा लो, मेलोडी है ये, दूसरी वाली चॉकलेट नहीं है। एनीवेज, तो आपको पता है साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट तो वर्ड ही शायद साइंस से है। अब एक्सपेरिमेंट कहां किए जाते हैं साइंस में, आप याद रखना, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस यूनिट को, इस पूरी यूनिट को मैं 2 क्लास में खत्म कर सकता था। यूनिट 1, 2 क्लास यूनिट 2, 4 दिन में मैं ये दोनों यूनिट और 6 टॉपिक आराम से खत्म कर सकता था। लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से, इतना अंदर डेप्थ में ले जाके कहानी की तरह क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि नहीं करते करते भी करीबन करीबन 50 मार्क्स आपके यहां से आएंगे। सबसे बड़ा लूप होल जो पूरे सोशियोलॉजी के सेक्शंस में रहता है, जिनने सोशियोलॉजी पहले कवर कर ली है, उनको पता है कि उनको स्कॉलर्स पता है, उनको स्ट्रेटिफिकेशन पता है, उनको पहली 3 यूनिट्स नहीं पता होती। सब आता है सर, पहली 3 यूनिट्स थोड़ी सी पहली 3 यूनिट्स में प्रॉब्लम है, तो पहली 3 यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, पहली 3 यूनिट्स में आपने 50 नंबर गवा दिए हैं। 50 नंबर गंवाने का मतलब ऑप्शनल का 10% का पेपर आपको नहीं आता, उसमें आप खेल करके आ जाओगे। और यही वो यूनिट है जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे पूछ लिया कि ए से जेड तक अल्फाबेट्स लिख के दिखा दो, तुमको लगेगा यार ये क्या पूछ लिया है, बेकार, ये तो बेकार क्वेश्चन है, खटाखट 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 लिखा निकल गया। प्रेजेंटेशन, कंटेंट,
आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है, कंटेंट बिल्कुल तैयार है, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी क्लियर है कि आप क्वेश्चन को यूं डिसिफर करोगे। इसीलिए इस टॉपिक्स को मैं वो थोड़ा सा स्लो ले रहा हूं, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ऐसे टॉपिक्स में जहां पे कंटेंट लिमिटेड होता है, जहां पे स्कोप बड़ा कम होता है, वहां पे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। जहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट आते हैं। क्योंकि जैसे मार्क्स की बात करें या स्कॉलर्स की बात करें, तो स्कॉलर्स में आप बहुत ज्यादा अगर घुमा दोगे तो बच्चा कर नहीं पाएगा उसको, क्योंकि वो स्कॉलर अपने आप में इतनी सारी चीजें, कितनी किताबें लिख गया, उस किताब की कोई एक लाइन थोड़ी देख सकते हो आप। लेकिन जहां कंटेंट लिमिटेड है, आप खुद सोचो, मैं आपको बोलूंगी यार ये 4 पेज दे रहा हूं, मैं आपको एक जगह 40 दे रहा हूं। आप अगर एग्जामिनर हो तो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक रेशनल अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको बोलूं कि इस 4 पेज में से भी आपको एक क्वेश्चन बनाना है और एक 40 में से भी एक क्वेश्चन बनाना है। एग्जामिनर का काम क्या है? क्विज करना, उलझाना। तो जब 4 पेज में से मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मैं कुछ तो ऐसा पैंतरा डालूंगा ना यार कि ये पढ़ के तो वही आएगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को कैसे अलग करूं जो एक्चुअली इस चीज को समझते हैं इसी 4 पेजेस में, और ऐसे लोगों को कैसे फिल्टर आउट करूं जो सिर्फ ये रट के आए हैं। एक ही तरीका है मेरे पास में कि मैं उसमें ऐसा पेच डाल दूं, सवाल पूछने का मैं ऐसा तरीका बदल दूं कि आप अंडरस्टैंडिंग कहीं और ले जाओ। जो आप लिख रहे हो वो किसी और डायरेक्शन में लिख जाओ आप, तब हो पाएगा ये। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे कंटेंट बहुत लिमिटेड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है आपकी, तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। आता आपको सब कुछ होगा, घर आओगे, आपको देसी नोट्स देखोगे, आपको लगेगा अरे यार मैं तो ये लिख कर आ गया, इसमें तो ये पूछा था। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स और कुछ सालों से। जब मैं शुरुआत के यूनिट्स के टेस्ट लेता हूँ, तो बच्चे इसी में ही गलती करते हैं कि पूछा क्या है और लिख क्या दिया। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं पॉजिटिविज्म की तरफ। तो साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन होता है, और एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? लैब में। तो पॉजिटिविज्म बोलता है कि भाई हमारे यहाँ भी एक्सपेरिमेंट होता है, आपके यहाँ ही क्यों होता है? हमारे यहाँ भी एक्सपेरिमेंट होता है, पर हमारी लैब क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी इज आर लैब। हम वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से ऑब्जर्व करते हैं और वहां से कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, फिर सोशियोलॉजी को साइंस प्रूव करने के पीछे एक और दौड़, कि क्या आप कॉज इफेक्ट प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं? कॉजालिटी, सीजीपी, क्या आप सीजीपी अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें कॉजालिटी के लिए पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि हर ह्यूमन बिहेवियर या एक्शन कुछ भी परफॉर्म हो रहा है, उसके पीछे एक कारण होता है, और उस कारण को ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन किया जा सकता है। एंड वॉट एवर ऑब्जर्वेशन यू आर डूइंग, जो भी ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल these observations are based on facts। अंधाधुन मिस्टिसिज्म या ख्याली पुलाव नहीं है, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। और वो भी कौन से फैक्ट्स? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, वेरीफाइबल फैक्ट्स, और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम फैक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोसाइटी के फैक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन फैक्ट्स का नेचर क्या है, ये। तो इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं? कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब कॉज और
इफेक्ट। कैजुइस्ट्री और कॉजालिटी मोटा मोटा सेम आती है। अब कॉजालिटी की बात करते हैं, मतलब कॉज डिटरमाइन कर रहे हैं तो हर कॉज के साथ में एक कॉन्सिक्वेंस होता है जो साइंस बोलता है। तो पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं कि भाई हर कॉज का या हर एक्शन के पीछे कॉज होता है और उस कॉज को डिटरमाइन किया जा सकता है। और ये बात सेट है कि भाई अगर अब मैं पॉजिटिविस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉन पॉजिटिविस्ट का क्रिटिक मत लेना दिमाग में। पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग इफ आई मेट एन एक्सीडेंट तो मुझे पेन जो होगा मैं उसके कारण जो पेन है उसके कारण जो मेरे आंख में टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, वो पेन के टीयर्स है। तो कॉज क्या है मेरा? एक्सीडेंट। बट हो सकता है कि मुझे पेन की जगह इस बात के टीयर्स आ रहे हो कि मेरी ऑडी भिड़ के आधी हो गई, एयरबैग्स तो खुल गए, मैं तो बच गया, ऑडी आधी हो गई। लेकिन पॉजिटिविज्म इस चीज को डिटरमाइन नहीं करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए क्या है, ये यूनिवर्स जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ए लीड्स टू बी, तो वो फिक्स है, क्योंकि वो साइंटिफिक माइंडसेट से चलने वाले लोग हैं। ओनली ए कुड लीड टू बी। बट मेरे अंदर क्या है, ऑडी आधी हो गई भाई, तो मुझे फिजिकल पेन नहीं है, मुझे फाइनेंशियल पेन था। ठीक है, ये कौन होंगे? क्रिटिक्स बोलते हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट वाले बोलेंगे कि भाई पेन बहुत तरह के होते हैं, इमोशनल पेन भी होता है, फाइनेंशियल पेन भी होता है। ठीक है। हम्म। लेकिन पॉजिटिविज्म के लिए जब उन्होंने बोल दिया कि एक्सीडेंट के केस में फिजिकल पेन विल बी द कॉज फॉर द टीयर्स, तो वो ए विल लीड टू बी। पर एक एक्सीडेंट हुआ जहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि बाइक वाला रोड पे गिरा और उसके हड्डी टूट गई और बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स में उसको चोट लग गई। तो बार बार ऑब्जर्व करके क्या पाया कि यार फिजिकल पेन की वजह से ही इज इन टीयर्स। बट उसी जगह पे ऑडी भिड़ी, एयरबैग्स खुल गए, इंसान को कुछ नहीं हुआ, फिर भी बाहर उतर के रो रहा है। तो पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन से? फिजिकल पेन है इसलिए रो रहा है। लेकिन उससे अकेले में जाके पूछा जाए, सामने ही पूछा जाए, तो वो बोलेगा भाई साहब भाई का फिजिकल पेन ऑडी आधी हो गई। तो ये क्या है? ह्यूमन के सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का। पॉजिटिविज्म फोकस करता है ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी पे। रियलिटी सब्जेक्टिव हो सकती है, आंसू। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। विदाई वाला समय देखा है, होगा, रोगे, किस चीज का पेन है? किस चीज का पेन है वहां? लड़की रो रही होती तो किस चीज का पेन होता? मैं मेरी लाइफ में एक ही शादी में ऐसा गया हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बड़ी बहन की शादी थी। तो अब पूरे रात वो जो काम वाम करके और पूरे दिन के थके हुए थे, तो विदाई में तो वैसे ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो हमने सोचा भी अब तो रोने का काम है, तो अपना तो काम ही नहीं है यहाँ पे, तो अपन जाके साइड में बैठ गए। मैं उससे बोला, मैंने कहा यार कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल वोतल कुछ पड़ी है? तो दोस्त था मेरा, बोलता है हाँ पड़ी है। हम क्या है, माजा की बोतल लेके साइड में बैठ गए। मैं थोड़ी देर तक ना उसको वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा "हाँ भाई अब आई अब आई अब आई"। ठीक है, सीढ़ी उतर गई, गेट पे पहुंच गई। मैं उसको बोला, यार ना रोने की बात नहीं है यार, थोड़ा आऊं आऊं कुछ तो होना चाहिए था, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा देखते हैं सब ठीक तो है ना, अपन ज्यादा दूर भी नहीं बैठे हैं। मैं कहा सब ठीक तो है। तो दीदी गाड़ी में बैठी है, आंटी रो रही है, तो पागल हो गए, रो क्यों रही हो आप? बाय बोलो, अच्छे से बोलो बाय। मैं आंटी को संभाल रहा हूँ, आंटी बोल रही है नालायक लड़की है कितनी।
उसको शर्म भी नहीं है, रो तो लेती, थोड़ा सा दिखावे के लिए तो रो लेती, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, होता है ऐसा, है ना, मैं को अपीस कर रहा हूँ। बोलती है, मैं भी तो रो रही हूँ दिखावे के लिए, मैं तो कितनी खुश हूँ। तो मैं समझ गया कि वो जेनेटिक है, उसका नहीं रोना यही से तो है। बस आंटी एक्ट कर सकती थी, वो एक्ट नहीं कर पाई। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप जब विदाई वाले मूड पे होते हो, तो आप किस चीज के लिए रो रहे हो? चलन है एक्चुअली, सही बोल रही है, वो चलन है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो इसीलिए दिया है। आपको पेन ऑफ सेपरेशन थोड़ी, कहां जा रहे हो आप? आज भी तो रह रहे हो, ठीक है, कल भी रहोगे। इनफैक्ट तुमको खुशी है शादी की तो, अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो अब वो सोसाइटी है वहां पे जो तुमको रोने में मजबूर कर रही है। एंड समटाइम इट इज मिरर न्यूरॉन्स, अगर आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में। मिरर न्यूरॉन्स, कोई चीज देख के जो होता है वो आप अपने आप, आपकी बॉडी क्या करती है, उस पर एक्ट करने लग जाती है, जैसे उबासी। यॉनिंग होती है ना, एक इंसान यॉन करेगा, फिर देखना जैसे ही उसको होता है, दैट इज ऑल्ड एज मिरर न्यूरॉन। आपकी बॉडी एक्ट करती है मिरर न्यूरॉन से। तो जैसे ही कोई एक रोना शुरू किया, फिर वो दूसरा भी, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, वो अपने आप नेचुरली होता है। एक पेन होता है फिजिकल पेन, आपको चोट लग गई। एक होता है कि आप हंसते हंसते रोने लग गए, वो जो गेम खेला था उसको तो रुला दिया था तुम लोगों ने, है ना। उसके चेहरे पे दर्द देखो। एक आपके टीयर्स आते हैं प्याज काटते समय, एक आता है आपके टीयर्स आते हैं किसी का टेक्स्ट पढ़ते समय, काट गई। क्यों भाई? अच्छा सॉरी, इस बार तेरा नहीं था। ये ये सब क्या है? अब ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तो हंस रही हो उसके आंसू पे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। अभी क्या है, टीयर्स है, there are tears of joy, there's tears of pain, there's tears of happiness, अलग अलग तरीके के। दिस इज व्हाट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिटी क्या है? लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेरी, मैंने आपको अलग अलग कंटेक्स्ट में बताया ना, कि मैंने हर चीज को अलग अलग कंटेक्स्ट में बोला। मैं विदाई के समय ये नहीं बोलूंगा कि प्याज काटती थी, प्याज काटा होगा इसलिए रो रही है, ऑब्वियस है ना। तो मैंने समझा कि रो क्यों रुला रहा है, या क्यों, मतलब क्या है उस चीज को, वो रो क्यों रही है, क्योंकि वो सोसाइटी का एक वो है कि अब आप एक किनशिप बॉन्ड, जो आपका ब्लड रिलेशन था, वो आप एक किनशिप बॉन्ड को छोड़ के अब आप अपने फैमिली में, जहां आप इतने सालों से एक कन्फाइंड स्पेस में आप रह रहे थे, जिन लोगों के साथ में आपका एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप था, अब आप, तुम रो रही हो? भावुक हो गई सुन सुन के। अब आप वो किनशिप बॉन्ड्स को पीछे छोड़ के नए किनशिप बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहे हो, एक नई स्पेस में, नई हाउस होल्ड में जाके एक नई फैमिली सेटअप करोगे। तो वो जो पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ किनशिप बॉन्ड्स है, वो आपको रुलाना चाहिए, चाहिए। उसको कोई पेन नहीं था। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई तुमको बोले कि यार ये तो प्याज काट के आई होगी इसलिए रो रही है, तो तुम क्या बोलोगे, पागल है क्या तू? किसी के डेथ पे अगर वो रो रहा है, तो वो क्या है, पेन ऑफ सेपरेशन, द पेन ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड।
उस जगह पे अगर तो कोई तुमको बोले कि ये तो पेट में हंसते हंसते जो जाता है ना उसके आंसू है, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो तुम बोलोगे पागल है क्या? राइट? तो ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपकी हर सिचुएशंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सब्जेक्टिवली फिट है। टीयर्स तो टीयर्स ही है, रंग तो बदलता नहीं है टीयर्स का। हंसी तो हंसी है, मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट है। सब मुस्कुराहट है ना। लेकिन आपको पता है उसकी मुस्कुराहट कनिंग थी। उस वो जैसे मुस्कुराई है ना, मेरे को देख के मुझे लगता है काटेगी। होता है ना। गर्दन ही थी ना बहुत सारों की। अभी जो तुम मुस्कुरा रहे हो उसमें बहुत सारी पीछे थॉट्स हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ उस थॉट्स को? अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉन पॉजिटिविज्म। वो एक ही फिनोमिना को अलग 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 तरीके से समझता है। कैसे समझता है? अंदर जाके, यहां आके, उस सिचुएशन में, उस कंटेक्स्ट में खुद को तुम वहां ले जाते हो। You might not be feeling the pain that the particular person is feeling, the pain of separation from a mortal world, or the pain of separation from the kinship relations, or the sulfuric acid in the eyes, acid, sorry, aroma, eyes, उसमें उससे कुछ नहीं होता है। वो जो सल्फर निकलता है उसको अरोमा से आपको आता है। एसिड चला जाए तो आंख चली जाएगी। तो आप वो पेन फील नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो क्यों हो रहा है। इसीलिए आपके पास में एक रेशनल अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे फिनोमेना की। अब ये रेशनल अंडरस्टैंडिंग नॉन पॉजिटिविस्ट या एंटी पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव है सबकी। समझ आ गया? दूसरी जगह पे पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि आपके सब्जेक्टिव रियलिटी की, आप सबकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, उसको ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करना है। मुझे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स नहीं जनरेट करने हैं, मुझे एक ही चीज बतानी है, टीयर्स आर टीयर्स टू मी, दैट्स इट, नो मैटर व्हाट। ये जो सब्जेक्टिव रियलिटीज डेवलप हुई है अलग अलग सिचुएशंस में, टीयर्स का, स्माइल का, तो पॉजिटिविज्म के लिए टीयर्स क्या है, स्माइल क्या है, दैट्स इट। तो वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि हम क्या है, साइंटिफिक नेचर में, साइंस में सब्जेक्टिविटी का स्कोप नहीं होता है। सो एवरीथिंग, वट एवर थिंग इज हैपनिंग अराउंड यू, आपकी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन सब चीजों को। ठीक है भाई, ये रो रहा है ना, ठीक है, टीयर्स टीयर्स ही होते हैं, कोई बात नहीं। वट एवर काइंड ऑफ टीयर्स इट मे बी, क्या फील कर रहा है नहीं कर रहा, बट टीयर्स आर टीयर्स टू पॉजिटिविस्ट। लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं कि आप समझो कि हर टीएस का कंटेक्स्ट अलग होता है। कंटेंट तो वही होता है, पर कंटेक्स्ट अलग होता है। ये समझ आ गया? ठीक है। तो इन सब चीजों को, आंख खुल गई, आंख खुल गई। नहीं, मैं सो के उठने की बात कर रहा था। तुम देख रहे हो सोशियोलॉजी? मैंने सिर्फ आंख खुलने की बात करी थी। भाई ने नेत्र खोल दिए। तो ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी क्लियर है? तो अल्टीमेट एम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है। और कैसे किया जाएगा? ऑब्जर्वेशन से किया जाएगा। और वो ऑब्जर्वेशन हमेशा ऐसे फैक्ट्स की होती है जो ओवीओ हो, है ना, एम्पेरिकल हो, वेरीफाइबल रिलायबल फैक्ट्स है, उन्हीं को ही ऑब्जर्व करता है। पॉजिटिविज्म वो सारे फैक्ट्स को छोड़ देता है जिन फैक्ट्स का नेचर एम्पेरिकल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसे सारे फैक्ट्स को वो इग्नोर कर देता है। तो बोलता है
कि जिन फैक्ट्स को स्टडी नहीं किया जा सकता है साइंटिफिकली, वो फैक्ट्स ही नहीं है, बट फैक्ट तो फैक्ट है। आपके इग्नोर करने से क्या होता है, कौन बोलता है, एंटी पॉजिटिविस्ट या नॉन पॉजिटिविस्ट। अगेन ये क्रिटिक्स बन जाएंगे इनके। अभी आप सिर्फ पॉजिटिविस्ट को ऐसे लोगों में गिनो जो एक तरफा बात करते हैं। आपको अच्छे तो हमेशा नॉन पॉजिटिविस्ट लगेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखना। आपको अपना परसेप्शन नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ दूसरे का पर्सपेक्टिव्स लिखने हैं। बहुत जुडिशियस रहना पड़ेगा आपको। और ऑब्जर्वेशन में भी और थर्ड यूनिट में भी यही सिखाया जाता है आपको सोशियोलॉजी में, कि आपके ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट एज अ सोशियोलॉजिस्ट, आपके ऑब्जर्वेशंस में आपके पर्सपेक्टिव बीच में नहीं आना चाहिए। ये साइंटिफिक रिसर्च करने वालों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट हमेशा बोलते हैं कि भाई इंसान तो बायस्ड है, वो अपनी वैल्यू से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, उसके देखने का ऑब्जर्वेशन के तौर तरीके जो हैं वो बड़े क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो कभी भी वो ऑब्जर्व करते समय भी ऐसा नहीं होगा कि वो ब्लाइंड आइज से सब कुछ देख पाए, अनबायस्ड नेचर से सब कुछ देख पाए। वो बायस्ड रहेगा ही रहेगा। एक चश्मा, एक लेंस लगी रहेगी उसकी आंखों पे, जो उसका कल्चर है, उसकी वैल्यूज हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं। अरे भाई साहब, मेरे को एक ही सड़क पे 3 बार लूट लिया गया, चोरी डकैती हो गई, तो मैं उस पूरी सड़क को बदनाम कर दूंगा? जितने लोग जाएंगे मैं सबको बोलूंगा भाई वहां से मत जाना, वहां पे चोरी डकैती होती है। हो सकता है कि वो पूरे साल में 3 बार जो हुआ वो तीनों बार मेरे साथ ही हुआ। स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मैं जब अंधेरी रात में किसी भी सड़क से ऐसे गुजर रहा हूं तो मेरे को इंसिडेंट याद आएगा, फिर मेरे से कोई लिफ्ट मांगेगा तो मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा। क्यों? बायस्ड हो गया ना। इंट्यूशन एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं। इंट्यूशन इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, यू हैव लर्नड, यू हैव कम टू नो फ्रॉम एनीवेयर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। आपको मैं बता देता हूं, आपका 98% ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियस स्टेट में है। आ, कभी सुना है आप लोगों ने कि जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं, ये लोग थोड़े ड्रंकार्ड्स टाइप के होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स टाइप के होते हैं? कुछ जीनियस टाइप के लोग होते हैं जो थोड़े से, मतलब मोस्टली दे आर ड्रग एडिक्ट्स। अल्कोहल के नशे दूसरे होते हैं, ड्रग्स के नशे दूसरे होते हैं। ड्रग्स आपके, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप वो चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो चीजें सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो लाइफ टाइम में इमेजिनेशन में आपने सोचा नहीं होगा। हम्म। एमडीपी भी होता है? किसका? यहाँ इंडिया में तो नहीं है शायद, क्योंकि इंडिया वाले तो मुझे पता है सारे। एमडी होता है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी कंसंट्रेशन इतना तगड़ा हो जाता है, क्योंकि वेन एवर यू स्लीप क्या होता है, आपका एक्टिव माइंड सोता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ड्रग्स के केस में कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ साथ। तो आपको 3 3 दिन नींद नहीं आती है, बिल्कुल सीधे हो जाते हो आप। तो कई लोग अपने कंसंट्रेशन को एलिवेट करने के लिए, एस्केलेट करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, एंड मोस्टली दीस पीपल आर काइंड ऑफ जीनियसेस। सबके अपने अपने एक अलग टाइप के चार्म होते हैं, उनमें से कुछ होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कर लेना,
ये मत कर लेना, क्योंकि उनको संभालना आता है। जैसे आपको बताता हूँ, बड़ा तगड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आपको नींद आ रही होती है, उसके बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है 1-1.5 सेकंड का। 1.5 सेकंड होता है मोटा मोटा, कि आप अभी सही बिल्कुल कॉन्शियस स्टेट में हो और आपको नींद आ रही है, उसके बीच में एक हल्का सा ट्रांजिशन पीरियड होता है जो आपको स्विच करता है आपके ब्रेन को। ठीक। अगर आप उस ट्रांजिशन पीरियड को संभाल लिए, मतलब उस ट्रांजिशन पे आपने कैच कर लिया कि आपका एक्टिव माइंड सोया और सबकॉन्शियस माइंड जागा, आपने अगर वो टिक को पकड़ लिया अपने कॉन्शियस माइंड से, उस स्विच को पकड़ लिया, तो आप आंख बंद करने के बाद में अपने ब्रेन के अंदर में इतनी चीजें ढूंढ सकते हो, इतनी मेमोरीज ढूंढ सकते हो जो आपको याद भी रहेगी, और जो आपको अलग स्टेट में जाके इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी तगड़ी मेमोरी स्टोरेज होता है। ये 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट कुछ भी नहीं है। पीपल हु मेडिटेट, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड की फोकस को हमेशा अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, कि डिस्ट्रैक्शन जो बाहर है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके वो ये कोशिश करते हैं कि 2 से 3 सेकंड आप एक जगह फोकस्ड हो जाओ। आपका ब्रेन 2 सेकंड से 3 सेकंड से ऊपर फोकस एक जगह रह नहीं सकता है। आप अभी भी कुछ सुन रहे हो तो उसके साथ साथ आप डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो कुछ ना कुछ। और अगर इस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है, जिसकी आंखें टिकी हुई है और जो मैं बोल रहा हूं उस बोलने के साथ साथ उसके दिमाग में वही सिनेरियोज डेवलप होते जा रहे हैं मेरे बोलने के साथ साथ, वो यहाँ क्लास में टिका हुआ है, और उससे आंखों से पता लगता है कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। यहाँ सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको समझ आएगा। सो कौन, तभी मैंने आपको बोलता कौन गर्दन किस लिए हिला रहा है वो समझ आता है। बट आपने अगर वो स्विच पकड़ लिया, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग को इस कदर एक्सप्लोर करवा सकता है, आपको इतनी मेमोरीज, इतनी इंफॉर्मेशन आप उसमें कैप्चर कर सकते हो कि लिमिटलेस। मैंने कई बार कोशिश की है, कई बार कोशिश की है, पर वो पकड़ नहीं आता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट स्टेट होता है 1 से 1.5 सेकंड के बीच में। आप समझ रहे हो, मतलब आपका ब्रेन सो गया 99.999 बस, वो 100% होती तो नींद आ जाएगी। आपको क्या करना होता है, वो 99.999 पे पहुंचा और आपको उस स्विच को पकड़ना होता है, बस अवेक हो जाओ। फिर उसके बाद में तुम कुछ भी देखो, पढ़ो, समझो, देखो क्या खुल के बाहर आएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा आपसे। मतलब ये काफी सारी चीजें हैं जो बियॉन्ड दिस एकेडमिक्स करना चाहिए, करता है। ठीक है, सबसे नहीं होता। चलो वापस आ जाते हैं। तो कहाँ थे हम? एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल एनालिसिस, कॉजालिटी। तो जब हमने कॉजालिटी डिटरमाइन कर ली, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दिक्कत। फिर हम आ जाते हैं जनरलाइजेशन पे। ठीक है, साइंस सीजीपी पे चलता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब साइंस में लॉ या थ्योरी। साइंस हमेशा लॉ ऑफ नेचर देता है, ऐसी चीजों को गवर्न करते हुए के पीछे का लॉ बताता है कि ये चीज ऐसे हो रही है। एंड वॉट एवर साइंस इज स्टडिंग आर मोस्टली इमटेरियल इन नेचर, मटीरियल इन नेचर, आई एम सॉरी, कि इतने टेम्परेचर पे इसको इतना हीट करने पे ये इस शेप में आ जाएगा, इतने दिनों बाद एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, एक रोटेशन पूरा हो जाएगा, इतने टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, रिंग क्रॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये सब क्या है? मटेरियल स्टेट के या नेचर के लॉज हैं, नेचर को गवर्न करते हुए चीजों के पीछे लॉज हैं।
तो साइंस हमेशा लॉ या थ्योरी देता है, गवर्निंग प्रिंसिपल्स देता है जो नेचर के लिए होते हैं। पॉजिटिविज्म बोलते हैं भाई साहब, हम भी लॉ देते हैं, हम भी थ्योरी देते हैं। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब मैंने कॉजालिटी डिटरमाइन कर ली, ए लीड्स टू बी एंड बी विल लीड टू सी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये करने से ये होगा। तो पेडल मारने से साइकिल चलेगी, कितनी दूर तक चलेगी साइंस बता सकता है, फ्रिक्शन के बेस पे। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया है उसके बेस पे बता सकता है। तो कॉज के साथ में इफेक्ट हमको पता है, तो सेम पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं भाई साहब कॉज के साथ में इफेक्ट तो हमको भी पता है, आप क्या अलग बता रहे हो। ठीक है, तो जनरलाइजेशन को भी पॉजिटिविज्म कॉपी करके बोलता है दैट वी कैन गिव द लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम बता देंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे गवर्न करता है, उस सब चीजों के लॉज हैं हमारे पास में, और हर चीज की एक साइंटिफिक स्टडी के बेस पे ही हम वो लॉ बना रहे हैं। ऑब्जर्वेशन की है, साइंटिफिक स्टडी करी है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके हमने उसका लॉ दिया है। तीसरी चीज, प्रिडिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना फोर्स हमने पैडल पे लगाया, कितना फ्रिक्शन है, कितने बड़ा उसका व्हील है, उस हिसाब से वो डिटरमाइन होगा कि वो साइकिल कितनी दूर जाएगी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम इस स्पीड से जा रहे हैं तो हम ईटीए हमारा क्या होगा। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से हम भी ये प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि इस इवेंट में इंसान कैसे एक्ट करेगा, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। और वो ह्यूमन बिहेवियर कभी भी अपने पैराडाइम से, अपने पैटर्न से कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि साइंस में भी ऐसा नहीं होता। तो हर मॉर्निंग पे हर इंसान रोता है, ये है पॉजिटिविज्म। मॉर्निंग समझ गए ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वीरप्पन जब 2003 में मरा तो बहुत लोग खुश हुए थे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वीरप्पन सैंडलवुड की स्मगलिंग करता था तमिलनाडु कर्नाटका के जंगलों में। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ करीबन की टोटल स्मगलिंग उसने करी थी उस जमाने में, 1991 से लेके 2003 तक, करीबन 100 करोड़ रुपए की। और कर्नाटका का एक बहुत फेमस एक्टर राजकुमार, उसको किडनैप भी किया था उसने, 100 दिन से ऊपर किडनैप करके रखा हुआ था, और फिरौती मांगी थी 1,000 करोड़ की 1998 में। 1,000 करोड़ की, मतलब स्टेट का बजट भी शायद कितना होगा कि जयललिता और करुणानिधि, काफी सारे सीएम उस टेन्योर में रहे। उस एक इंसान के मैन हंट पे एसटीएफ, कर्नाटका पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सारी एजेंसीज लगी। उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च हुए। और स्मगलिंग कितनी की करी उसने इतने सालों में। मैं कहता हूं कि अगर वो 10 साल और स्मगलिंग कर लेता तो 100 करोड़ और कमा लेता, 120 कमा लेता और। लेकिन वीरप्पन को पकड़ने का जो ईगो हर्ट होना शुरू हुआ, उसके पीछे का कारण या कॉज कॉन्सिक्वेंस का एनालिसिस था कि उसने 120 से ऊपर लोगों को मारा, उसमें से करीबन 70% पुलिस वाले थे, और वो भी उसके मैनहंट में ही मारे गए। उसको पकड़ने जा रहे थे, उड़ा दिया, बस उड़ा दी, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो 100 करोड़ का स्मगलिंग, 12-15 सालों में इसने 100 करोड़ की स्मगलिंग करी। उसको पकड़ने के लिए तुमने 220 करोड़ रुपए खर्च करी और 120 लोगों को मरवा दिया।
तो इससे बढ़िया ये था कि 120 लोगों को बचा के 120 करोड़ रुपए कमा लेने देते उसको. बट द डे व्हेन वीरप्पन डाइड, सबसे पहले इट वाज अ डिसीट. वीरप्पन डिड नॉट डाइड इन अ फाइट, इट वाज अ डिसीट. उसको कैटरैक्ट वैटरैक्ट हो गया था, 70% कैटरैक्ट था उसको आंखों में, तो वो डिसीट में ही मारा गया. ट्रैप किया गया था उसको, पकड़ उसको नहीं पाई थी. 15 सालों तक, 20 सालों तक आप मानो, 15 भी नहीं, 20 साल मोटा मोटा, 20 सालों तक दो पुलिस, दो स्टेट की पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ को पकड़ ही नहीं पाई थी. उसको तो डिसीट में मारा गया था. लेकिन जिस दिन वो मरा था, उस दिन एक सेक्शन ऐसा था पूरा तमिलनाडु वाला जो उसके लिए मॉर्निंग कर रहा था, क्योंकि उनके लिए वो भगवान था. और एक सेक्शन था, उस टाइम पे विजय कुमार जी हुआ करते थे, एसटीएफ के लीड कमांडेंट जो थे. और एक सेक्शन वो था जो बहुत खुशी मना रहा था कि वीरप्पन मारा गया. तो जरूरी नहीं है कि हर डेथ पे जो मॉर्निंग होती है वो आंसू में ही कन्वर्ट हो. तो पॉजिटिविज्म क्या बोलेगा कि डेथ हमेशा विल गिव यू अ पेन ऑफ मॉर्निंग्स, या उस मॉर्निंग्स में हर इंसान के आंख में आंसू होंगे. लेकिन वीरप्पन की डेथ पे तो नहीं थे. बात समझ आई कैसे डिफर कर रही है चीजें. तो जब प्रिडिक्शन की बात आती है, तो ए लीड्स टू बी, डेथ विल लीड टू मॉर्निंग्स एंड टीयर्स. कौन बोलेगा? नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल, उसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, वीरप्पन, एंड भगवान करे ये किंग जॉन्ग. और उससे भी पहले अगर दुनिया को पीस चाहिए, तो एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा पुतिन. पहले इनको उठा ले. रेसिप्रोकेशन टैक्स की बात कर रहा है. इंडिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, अगर मैं वापस टेन्योर में आ गया तो रेसिप्रोकल टैक्स टैक्स लगाएंगे. पुतिन को पता नहीं क्या, जैसे रजत सर अभी पढ़ा ही रहे हैं, रशिया के अंदर में इतनी एरोगेंस क्यों है? उनकी हिस्ट्री ऐसी है. आप पूरी, आज वीडियो एडिट होके वापस यूट्यूब पर डल जाएगा. अब पढ़ो रशिया की हिस्ट्री को, उनके अंदर एक रेशियल एरोगेंस है, और वो पुतिन के अंदर दिखती किसी के बाप की नहीं सुनता वो. तो पुतिन को उठ जाएगा, जिस दिन पुतिन उठेगा उस दिन लोग खुशी ही मनाएंगे. अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, पॉजिटिविज्म का जो कंक्लूजन होता है वो ए लीड्स टू बी है. तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को. तो सीजीपी वेरीफाइड है. ठीक है. अब साइंस बोलता है कि हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे नेचर का ट्रू एक्सप्लेनेशन होता है. नेचर के फिनोमेना की एक ट्रू रियलिटी डिपेक्ट होती है. एक यूनिक चीजें जो चल रही है, हम उसको सच्चाई से रेशनल तरीके से बता सकते हैं, साइंस बोलता है. पॉजिटिविज्म बोलता है हम भी बता सकते हैं. सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही है, हम उसको बड़ा रेशनल तरीके से बता सकते हैं. हर चीज के पीछे कुछ फिनोमेना एसोसिएटेड हैं, कुछ कारण है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस है, हम उसको सब कुछ बता सकते हैं. साइंस बोलता है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव है. सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब खुद को करेक्ट करने वाले. हम खुद को करेक्ट करते हैं. जैसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ. ग्रेविटी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कुछ लॉज फिनोमिनाज नहीं थे, तो ग्रेविटी के बारे में जब बोला गया, तो उसके पहले जो थ्योरीज चल रही थी उसको क्वेश्चन किया गया. इलेक्ट्रॉन के अंदर में कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात ही नहीं थी. लेकिन जब नील्स बोहर ने या फिर दूसरे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन्होंने देखा कि भाई जो गोल्ड की प्लेटिंग लगाई इसमें डिफ्लेक्शन बहुत तेज हो रहे हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर में कोई ऐसी हेवी चीज है जिससे डिफ्लेक्शंस तेज होते हैं.
तो प्रीवियस थ्योरीज जो होती हैं वो रिफ्यूट करी जाती है, नए मॉडल्स को प्रपोज किया जाता है, फिर नए मॉडल्स में कमियां ढूंढ के उसको रिफ्यूट किया जाता है, फिर उसके आगे और बेटर मॉडल बताया जाता है। तो अर्थ का पहले वेदर सन मूव अराउंड द अर्थ और अर्थ मूव अराउंड द सन ये पता ही नहीं था। तो जब तक नहीं था तब तक ये था कि भाई सन जो है वो अर्थ के अराउंड में घूमता है और अर्थ क्या है, स्टैटिक रहता है। बाद में समझ आया कि सन तो सेंटर ऑफ यूनिवर्स में है, एक गैलेक्सी होती है, हर गैलेक्सी के अंदर में एक पर्टिकुलर है जो उसका एनर्जी, पहले तो हमको लगता था कि हम एक ही गैलेक्सी हैं, अब पता लगा भी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बाहर जाओ देखो पता नहीं क्या है ये दुनिया यार। आप तो यहाँ कुछ भी नहीं हो, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज में कौन कौन में कहाँ कौन रह रहा है। तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिलीव करते हैं साइंस, जो पिछला हो गया उसके अंदर में फिर से उसमें कमी ढूंढते हैं और फिर उसको एक ऑर्गेनाइज स्केप्टिक तरीके से, ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म मतलब रैंडम स्केप्टिज्म नहीं होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिक मैनर में हम उसको सवाल खड़ा करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको रिफ्यूट करके नई थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं, लाते हैं जो कि हमारे करंट सिचुएशन या रियलिटी को एक्सप्लेन करेगा। कौन बोलता है? साइंस। पॉजिटिविज्म भी बोलता है भाई। हमारे यहां भी ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म है, हम जो थ्योरीज और लॉज प्रपोज कर रहे हैं उसको दूसरे स्कॉलर्स आके रिफ्यूट करते हैं। डर्कहाइम ने आके बोला कि भाई सुसाइड इंडिविजुअल नहीं करवाता, सुसाइड सोसाइटी करवाती है। आप सुसाइड करते हो तो आपके पीछे सोसाइटी है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के पूरा जो फिनोमिना है उससे एसोसिएटेड, वो आपसे सुसाइड करवाता है। डर्कहाइम ने सुसाइड पे साइंटिफिक स्टडी करके ये पाया कि अनमैरिड मैन जो होता है वो ज्यादा प्रोन होता है सुसाइड के बजाय के मैरिड मैन के। मैं डर्कहाइम को रिफ्यूट कर सकता हूं साइंटिफिक स्टडी के बिना। कहने का मतलब कि हर फिनोमिना के पीछे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट एक ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म की फॉर्म में आता है सोशियोलॉजी में, और हम अपनी पिछली थ्योरीज को भी रिफ्यूट कर सकते हैं। जैसे डर्कहाइम ने साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो थी, जो सुसाइड के पीछे दी जा रही थी कि सुसाइड क्यों करता है आदमी, जिसकी वीक साइकोसिस होती है वो सुसाइड करता है, डर्कहाइम ने रिफ्यूट करके बोला सोसाइटी सुसाइड करवाती है और ये साइंटिफिक बेसिस है। तो ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म भी हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी हो गया, और पीरियोडिकली एवोल्यूशन में भी हम आते जाते हैं और हम सच्चाई को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सुसाइड को, और सुसाइड क्यों कर रहे हैं तो उसके लिए हम रेशनल एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक ट्रुथ को डेसिफर करते हैं। तो हर तरीके से वो साइंस के हर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करते जाते थे और प्रूव किया कि जैसे साइंस के अंदर में डिसइंटरेस्टेडनेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन करते समय ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, एक डिसइंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए, अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए। ये साइंस भी बोलता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा कोई अफेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट्स से, हम केमिकल्स से कुछ प्यार नहीं है, केमिकल्स को लेके या प्लांट्स को लेके कोई हमारे अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं है। इसीलिए जो हमारा स्टडी है या हमारे जो भी केमिकल्स, फिजिक्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्लांट्स, एनिमल, जिस पे भी स्टडी चल रही है उन सारी चीजों पे हमारा कोई भी एफिलिएशन या अफेक्शंस नहीं है। इसीलिए एक साइंटिस्ट जो होता है वो अनबायस्ड होता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी जो स्टडी है वो स्टडी हमेशा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे होती है, नॉन लिविंग थिंग्स पे होती है। पॉजिटिविज्म बोलता है हमारी भी जितनी भी स्टडी है, सोशियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं। जैसे डर्कहाइम ने सुसाइड के ऊपर साइंटिफिक स्टडी करी, डिसइंटरेस्टेड स्टडी बताया गया, कोई लेना देना नहीं था डर्कहाइम को उससे, जो मर गया सो मर गया, मेरे को सिर्फ डेटा एनालाइज करना है, मैंने बता दिया और कंक्लूजन ये है, बात खत्म। अनबायस्ड नेचर की स्टडी होती है तो वो
बोलते हैं पॉजिटिविस्ट कि जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, थ्योरीज दे रहे हैं, तो सोशियोलॉजिस्ट अपनी सारी प्रीजुडाइसिस को, सारे परसेप्शंस, पर्सपेक्टिव्स को अलग रखता है और फेस वैल्यू पे उसको जो चीज जैसी नजर आ रही है सिर्फ वो उसी को रिवील करेगा और करता है। इसीलिए सोशियोलॉजी क्या है? साइंस। क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट क्या है? एक डिसइंटरेस्टेड अनबायस्ड इंडिविजुअल है, जैसे आपके साइंटिस्ट हैं वैसे। लेकिन यहीं पे नॉन पॉजिटिविस्ट आते हैं, बोलते हैं भाई साहब फोन गिर के टूट जाता है तो आंसू नहीं आते, लेकिन दोस्त गिर के टूट जाता है तो आंसू आते हैं। आप नॉन लिविंग थिंग को स्टडी कर रहे हो और आप अपने आप को अनबायस्ड बताते हो, तब तक तो ठीक है, तो आप साइंटिस्ट हो। लेकिन आप लिविंग थिंग्स को स्टडी करते समय अपने आप को अनबायस्ड बताते हो, तो वो तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका एजुकेशन, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, आपके नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज, सब कुछ बीच में आएगा। Now, if you see a nude person walking on the street, will it be acceptable to you? कैसे गर्दन हिली बताओ? क्यों? आपका कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके नॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जिस छोटे से सोसाइटी के नॉर्म्स में रह रहे हो, वो नॉर्म्स आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यही जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, अंडमान जाओ या अफ्रीकन ट्राइब्स में जाओ, तो वो पूरी तरह एक्सेप्टेबल है। तो जब आप लोग, समझना, जिन लोगों ने भी गर्दन हिलाई और जिन लोगों ने भी डिसएग्री किया, जब आप लोग सोशियोलॉजिस्ट बन के किसी ट्राइबल ग्रुप को स्टडी करोगे, तो आप क्या बायस नहीं हो इस चीज से कि भाई न्यूडिटी इज नॉट अ साइन और एटिकेट्स ऑफ सिविलिटी? आपके दिमाग में तो परसेप्शंस है ना। आप यकीन मानो और आप जानते हो इसको अपने अंदर में कि आप सबसे पहले, अगर आप किसी को जज कर रहे हो, तो दिमाग में, मंदिर में अगर आपको कोई टू पीस पहना हुआ दिख जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? ये कोई जगह है टू पीस पहनने की? लेकिन वही बीच पे पहना हुआ दिख गया तो आपको दिक्कत ही नहीं है। क्यों? आपके मंदिर जाने के जो नॉर्म्स हैं वो आपको बोलते हैं कि मंदिर में पेश होने का एक तरीका होता है। उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशंस। कल्चर के अंदर ही नॉर्म्स, ट्रेडिशंस आते हैं। तो हम कल्चर बोलते हैं होलिस्टिकली, उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन सब कल्चर का पार्ट है। कल्चर एक होल है पूरा। तो जो ट्रेडिशंस और नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, उसको ब्रीच करता हुआ कोई इंसान अगर मंदिर में आपको दिख जाता है, तो आप क्या बोलते हो उसको? बदतमीज, पापी। और वही इंसान अगर आपको बीच पे दिख जाता है, सेम इंसान, तो आप बोलते हो व्हाट अ कूल ड्रेस। नहीं? तो आप बायस तो हो, और हर इंसान बायस्ड होता है, क्योंकि आपके पीछे क्या है? आपका एक कल्चर, आपका एक सोशलाइजेशन, आपकी एक पेरेंटिंग, आपका एक एजुकेशन, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड जिसने आपको ये नॉर्म्स, ट्रेडिशंस दिए हैं, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका रीजन। तो नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि भाई साहब, अनबायस्ड स्टडी नहीं होती है। लिविंग थिंग्स अपने आप में बायस्ड है, और जिनको स्टडी कर रहे हो वो खुद भी लिविंग थिंग्स हैं। तो आप living thing, being a living being, you are biased, and whatever you are studying is a living being, so you will be studying that particular thing with a biased perspective, क्योंकि उसका एक अपना कल्चर है, उसका एक अपना ट्रेडिशन है, उसका एक अलग नॉर्म है। आप जो समझ रहे हो, जो देख रहे हो, वो आप अपने नजरिए से देख रहे हो। वो जो कर रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, वो अपने नजरिए से कर रहा है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए बोला जाता है रिलेटिविज्म इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? फंडामेंटलिज्म।
मैं सही हूं, यहां तक ठीक है, सिर्फ मैं सही हूं, ये फंडामेंटलिज्म है, ये गलत हो जाता है। कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हो अभी? ये क्वेश्चन मैंने एक्सट्रीमिज्म का क्यों दिया था यहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जो इस वक्त चल रहा है वो कॉपी कैट मैकेनिज्म है। आप एक्सट्रीमिस्ट हो नहीं, आप किसी रेफरेंस ग्रुप को देख देख के एक्सट्रीमिस्ट होते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट। इजराइल की आप लोकेशन देखना, इजराइल इज सराउंडेड बाय 5 enemies फ्रॉम ऑल द साइड्स। 5 तरह के एनिमीज हैं उसके आसपास में। और इजराइल इज अ लैंड ऑफ जूस। एक साइड पैलेस्टीन बैठा है, एक साइड सऊदी बैठा है, एक साइड जॉर्डन बैठा है। पांचों तरफ इजराइल दुश्मन से घिरा हुआ है। पर वो इतनी मदमस्त कंट्री है कि उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना इक्विप कर लिया है कि वो सुबह उठ के 5 मिसाइल इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर, वो सारे 5 साल के लिए शांत हो जाते हैं। रोज सुबह उठ के 5 5 जगह पांचों डायरेक्शन में फायर कर दो, 5 साल के लिए शांति। कोई टक्कर भी नहीं देता इजराइल को उस रीजन में, और इतनी सी कंट्री है। बट अगेन, अब इजराइल का परसेप्शन अपने लिए अलग है, खुद के लिए, और उन पांचों कंट्रीज का इजराइल के लिए अलग है। पूरी दुनिया का इस सिचुएशन पे परसेप्शन अलग है। तो जब आप लिविंग एंटिटी होके एक लिविंग बीइंग को या लिविंग एंटिटी को स्टडी करते हो तो आप बायस तो हो जाते हो। वो तो रिसर्च टॉपिक्स में आएगा, अभी 3rd यूनिट में आएगा। सुसाइड किया था, सब होता है। कार्ल मार्क्स ने पॉवर्टी के बारे में इतना क्यों बोला? कार्ल मार्क्स की पूरी जिंदगी पॉवर्टी में बीती है। कार्ल मार्क्स जिस स्टेट से निकल के आया, कार्ल मार्क्स जहां से था, उसको पूरी जीवन उसने देखा, और जिस क्राइसिस पीरियड में वो रहा उसमें लेबर्स के साथ में एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इसीलिए उसने कम्युनिज्म की थ्योरी बनाई, एक आइडियल स्टेट बनाया, एक यूटोपियन स्टेट बनाया, जिसका नाम उसने कम्युनिस्ट स्टेट रखा। कैपिटलिस्ट, वो खुद कैपिटलिस्ट होता तो कैपिटलिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता। मुकेश अंबानी विल नेवर क्रिटिसाइज लिबरल पॉलिसीज, but the left government and the left people in the West Bengal, in the Kerala, they will do it. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रेड कॉरिडोर वाले एरियाज राइट विंग पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करेंगे इसी। तो कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट डेवलप होता है कि हम साइंस है, तो साइंस के साथ में उसके साथ में आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बताते जा रहा हूं, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं। फिर बात आती है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म मतलब कि जो भी लॉज साइंस डेवलप करता है उसके लिए वो पूरी कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। लॉ ऑफ मोशन जितना ग्रीस में काम कर रहा है उतना ही इसराइल में कर रहा है, उतना इराक में कर रहा है, उतना इंडिया में, उतना ही पाकिस्तान में, और उतना ही इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, मालदीव में भी। लॉ ऑफ मोशन हर जगह एक जैसे ही है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एक जैसे हैं, ग्रेविटेशन के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज एक जैसे हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है साइंस में, मानते हो? और जिन्होंने भी ये लॉज दिए, चाहे वो ग्रेविटेशन के हो, मोशंस के हो, रिलेटिविटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, उन सब लोगों ने पूरी कम्युनिटी का भला किया, अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग थे सबका भला किया। कम्युनिज्म ऑफ नॉलेज बोलते हैं इसको। तो इस कम्युनिज्म ऑफ नॉलेज को साइंस बोलता है कि वट एवर वी प्रपोज, वट एवर वी डू, इसको एक साइंटिफिक रिकॉग्निशन जब मिल जाता है, जब वो वैलिडेट हो जाता है, तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए क्या होता है? एक वरदान। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? यूनिवर्सल। ठीक है। पॉजिटिविज्म भी बोलता है भाई हमारे यहां भी पूरी यूनिवर्सैलिटी रहती है, ह्यूमन बिहेवियर के जो लॉज हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं, और हम इस चीज को
जहां भी प्रपोज करते हैं वो एक कम्युनल नॉलेज है, पूरी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक है, एप्लीकेबल है। इन सब चीजों को प्रपोज किया था मर्टन ने। इसका नाम है कूडोज, CUDOS। C इज फॉर कम्युनलिज्म, O इज फॉर ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब जो भी साइंस करता है वो यूनिक होता है, रिपीटेड चीज नहीं होती है। अगर कोई चीज रिपीटेड है, अगर आज मैं लॉ लॉ ऑफ मोशन पे रिसर्च कर रहा हूँ और बोलता हूँ देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, तो उसको कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बोलता हूँ देयर इज फोर्थ लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो, तो वो फोर्थ लॉ ऑफ मोशन को वैलिडिटी मिलेगी, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, वो पूरे लोगों के लिए हेल्प करेगा, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प करेगा बॉडी ऑफ नॉलेज को आगे बढ़ाने में। डी इज फॉर डिसइंटरेस्टेडनेस। जो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टेडनेस होता है, अनबायस नेचर होता है किसी भी किसका, रिसर्चर का या साइंटिफिक टेम्परमेंट को होल्ड किए हुए साइंटिस्ट का। ठीक है। यू इज फॉर यूनिवर्सलिटी एंड एस इज फॉर स्केप्टिज्म। तो ये 5 चीजें बोला जाता है मर्टन्स इम्पेरेटिव्स। ठीक है, साइंटिफिक इम्पेरेटिव्स बताया जाता है। मर्टन ने बोला था कि अगर ये 5 चीजें किसी में है तो वो साइंस है, और साइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कूडोस। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। अब साइंस में हमेशा डेटा कलेक्ट किया जाता है, बिना डेटा के। मतलब साइंस नंबर्स में बिलीव करता है, नंबर्स का एनालिसिस के बेस पे एक जनरलाइज्ड थ्योरी डिराइव होगी। और वो नंबर्स कैसे डिराइव किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देखते ना शीट में, 2.1 पॉइंट सेकेंड्स में मारा गया, 1.2 सेकेंड्स पे ही पहुंचा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना। उस डेटा को एनालाइज करके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी। उस जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू फिर क्या होगा, एक लॉ बनेगा। फिर उस लॉ के बेसिस पे हमने बताया है कि भाई हम बोल सकते हैं कि 1/2 mv² ये होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप इसमें मास और वेलोसिटी लिख दो और आपको पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है और कितनी देर में नीचे फॉल करेगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एमवी का फॉर्मूला बता दिया, ऐसे ही G m1m2/r² ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बता दिया। तो ये जो फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं इसे बोलते हैं लॉज। और इसी में ही अपन वैल्यूज पुट करके क्या बनाते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। बात समझ आई? तो ऑब्जर्वेशन के बाद में जब बात आती है कि नंबर्स में, तो साइंस हमेशा नंबर्स में डील करता है। ये जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। अब ये तो आपको पता है कि जब हमने ये बोल दिया दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी इज अ साइंस, तो साइंस कौन से डेटाज में बिलीव करता है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में। तो पॉजिटिविस्ट भी जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो नंबर्स में लेके आते हैं हर चीज को। तो यहां पे बाद में एक टॉपिक आता है यूनिट 3 में, समझना इस चीज को, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको क्वांटिटेटिव डेटा देंगी, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको क्वालिटेटिव डेटा देंगी। जैसे मैं आपके साथ में इंटरव्यू करता हूं, मैं बोलता हूं आपका नाम क्या है, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, ये क्यों हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में। मैं आपके सारे आंसर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपने बोला। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्या सरकार ठीक काम कर रही है, क्या दिल्ली में जो हुआ वो ठीक हुआ।
आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया, मैंने इंटरव्यू किया आपको। एक, मैं यहां बैठता हूं और मैं देखता हूं कि यहां से कितने व्हीकल्स जा रहे हैं। 5 ट्रक गए, 10 स्कूटर्स गए, 5 कार गई, 6 ट्रॉली गई, 5 ट्रक्स गए। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, पर वो डेटा कौन सा है? क्वांटिटेटिव। लेकिन इंटरव्यू वाला डेटा कौन सा था? क्वालिटेटिव, क्योंकि मैंने आपको समझने की कोशिश की। अगेन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ, और सेम सवाल में जाके दूसरे इंसान से पूछता हूं तो वो दूसरा ही कुछ जवाब देता है, और फिर मैं इन सारे जवाबों को क्यूमुलेटिव एक इफेक्ट देता हूं कि हाँ भाई इसने ये बोला, इसने ये बोला। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे मैं नहीं आता, मैं क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूं कि सबका एक अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का ये मानना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब मैं क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता हूं, जब मैं नंबर्स की बात करता हूं, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स में एक टेक्निक मुझे क्वालिटेटिव रिजल्ट्स देती है और एक टेक्निक मुझे क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देती है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में देती है। और आज जो ट्रेंड चल रहा है, क्वांटिटेटिव नंबर्स के पीछे कौन भागेगा? साइंस तो उनकी हो गई, हमारी क्या है? पॉजिटिविस्ट। इसके पीछे कौन भागेंगे? क्वालिटेटिव डेटा के पीछे कौन भागेगा? आज जो चल रहा है वो चल रहा है ये कौन है? थीसिस, एंटीथीसिस एंड। आप ही के इंटरव्यू के डेटास को मैंने एनालाइज किया, आंसर्स को कन्वर्ट किया नंबर्स में। क्या सरकार सही काम कर रही है? आपका क्या मानना है? आपने अपना ओपिनियन दिया, मैंने उसको जज किया कि शी इज इन फेवर, शी इज नॉट इन फेवर, शी इज इन फेवर, शी इज नॉट इन फेवर। आंसर कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन अल्टीमेटली मैं नंबर ले लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आउट ऑफ 50 people, 12 आर नॉट इन फेवर, रेस्ट 38 आर इन फेवर। तो मैं क्वालिटेटिव डेटा टेक्निक को यूज किया और क्वांटिटेटिव को भी यूज किया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी प्रिसाइज रही। ना मैंने साइंटिफिक चीजों को रिफ्यूट किया, और ना मैंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को या सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को रिफ्यूट किया। मैंने मिली जुली बात करके आपको बता दिया कि भाई ये अल्टीमेट एनालिसिस है। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में बाद में। अब जब डेटा कलेक्ट होता है तो क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस रहता है। किसका? साइंस का। तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिविस्ट का भी किस पे फोकस रहता है? क्वांटिटेटिव डेटा पे। इसमें कोई दिक्कत है? कोई इशू? यहां तक कोई भी इशू है? तो जब ये क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन हम करते हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट भी क्या मानते हैं हम? कि जो रिजल्ट आएगा, मतलब based on these quantitative data, whenever we'll be analyzing, तो इस क्वांटिटेटिव डेटा से क्या निकाली जाती है? कॉजालिटी। ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी, देन इसीलिए हम जनरलाइजेशन में बोल देते हैं दैट ए लीड्स टू सी। यहां से एक लॉ डिराइव हो गया, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इसी लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हम यूज करते हैं फ्यूचर इवेंट्स या फ्यूचर एक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करने के लिए। अब आप देखो, मैंने आपको इस पूरे डायग्राम में सिर्फ 8 वर्ड्स पढ़ाए हैं। इस पूरे 2 घंटे के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये 8 वर्ड्स पढ़ाए हैं कि
क्लियर है? पूरी कहानी यहीं पे है। ये पूरा कॉज इफेक्ट, ये वो आ रहा है, ये सब कुछ मिलजुल के कहाँ पे आया? पॉजिटिविज्म पे। और मैंने आपको पॉजिटिविज्म के साथ साथ नॉन पॉजिटिविस्ट या एंटी पॉजिटिविस्ट के आर्ग्यूमेंट भी बता दिए, जिसमें क्या था कि ये क्रिटिसाइज कैसे होंगे बाद में। क्योंकि कल हमने एवोल्यूशन में देखा कि ये कहानी तो पॉजिटिविस्ट की थी, जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, लेकिन इनका ही एक एंटीथीसिस, जो एंटीथीसिस यहां से जनरेट होगा वो होगा एंटी पॉजिटिविस्ट की फॉर्म में, जो मैं आपको साथ साथ बताते गया। एंटी पॉजिटिविस्ट का फोकस क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे, क्वालिटेटिव डेटा पे होगा, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ह्यूमन बिहेवियर इज लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ना बन सकता है और ना ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो आप जितनी भी यहां पे चीजें पढ़ रहे थे, आप मर्टन्स के साइंटिफिक इंपेरेटिव्स पढ़ रहे थे, जहां आपने कूडोस के बारे में सुना, और आप अब अपना माइंड मैप खोलो। माइंड मैप में ऊपर आपके पास में 2-3 नाम दे रखे हैं, खोलो। यूनिट 2.1 साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। ऊपर नाम दे रखा है कॉम्टे। कॉम्टे ने क्या बोला? सोशियोलॉजी इज अ सोशल। सोशल फिजिक्स कहां से आया? साइंस से। सोसाइटी की फिजिक्स को क्या बोला? इसीलिए सोशियोलॉजी इज अ, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव, डार्विन, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन बताया, साइंस का आदमी था। डार्विन की थ्योरी को कहां अप्लाई किया? क्या बोला थ्योरी का नाम? डरखाइम। सोशल फैक्ट्स बोला कि सोसाइटी में जो भी कुछ होता है सब कुछ क्या है? सोशल फैक्ट। अब अलग अलग करो, सोशल फैक्ट क्या होते हैं? एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेबल, वेरीफाइबल, ऑब्जेक्टिव। अरे ये रहा। तो कोई चीज फैक्ट है और वो सोशल फैक्ट है, तो वो कौन हो गए? पॉजिटिविस्ट। क्लियर? वेबर ने इसी तरह से आइडियल टाइप दिए, एक मेथोडोलॉजी दी पढ़ने के लिए। किसको? सोशियोलॉजी को एक टूल दिया, एक स्टडी करने का एक टूल दिया, जिसे साइंटिफिक टूल बोला। बोला आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करो, और आइडियल टाइप जो होगा एक अप्रोक्सीमेट टाइप होगा, जो आपको रियलिटी का डिपिक्शन देगा इन अ साइंटिफिक मैनर। ठीक है। कॉम्टे का कमेंट, ये सब मैं आपको पर्सपेक्टिव्स बताते जा रहा हूं, क्योंकि आपको लिखना क्या है? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये सब थीसिस है। कॉम्टे ने क्या बोला? सारी साइंस की हायरार्की में सोशियोलॉजी कहाँ है? आप समझ रहे हो मैंने आपको जो बोला था कि इनको इतनी जरूरत क्या थी इस चीज को साइंस प्रूव करने की? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कितना बड़ा, कि सारी साइंस जितनी भी है, उस साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सबसे ऊपर कौन है? इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई साहब, अगर साइंस नहीं है तो आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पाओगे, और रिकॉग्निशन नहीं मिला तो फिर वो सब्जेक्ट कभी उठ नहीं पाता। नेक्स्ट, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफिकेशन का मेथड प्रपोज किया, एंड ही सीज साइंस एज अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग एंड स्टडिंग अ फिनोमेना।
and he says that sociology is a science in itself. Falsification जो नीचे लिखा हुआ है, he was the proponent of the method of falsification. Falsification basically क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत दे देता हूं आपको, ये हार्लम्बस के अंदर में बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है. फॉल्सिफिकेशन का मेथड सिर्फ इतना सा कहता है कि आपके पास में जो भी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में, और वो हमेशा होती है. कभी भी अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन आइलैंड्स में आप जाते हो तो भी आपको पता है कि उसके पीछे क्या है, कुछ थ्योरीज हैं. यहाँ ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ पे इस तरह का वेजिटेशन है. आप अगर कहीं ऐसी जगह चले गए जहां आपको 1% की भी पीछे कोई नॉलेज नहीं है उस जगह के बारे में, उस फेनोमेना के बारे में, तो आप ना स्टडी कर सकते हो ना सर्वाइव कर सकते हो. ठीक है. तो फॉल्सिफिकेशन क्या कहता है कि आपका किसी भी चीज के पीछे कोई एक अंडरस्टैंडिंग, एक परसेप्शन ऑलरेडी है, जो प्रीवियस थ्योरीज उन सब चीजों के बारे में है. तो कोई सोशोलॉजिस्ट या रिसर्चर जो भी होता है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को फॉल्सिफाई करने की कोशिश करे. अगर आपको प्रिसाइसली उस डेटा को कलेक्ट करना है, उस अपनी ही, आप चाहते हो कि अपनी सोसाइटी को जो आप स्टडी कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हो, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर की डेप्थ देखना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने आप को रिफ्यूट करो. तो आपकी बायसनेस जो होगी वो खत्म हो जाएगी. मैं आपको बोलता हूं, आप खुद के अंदर गलती ढूंढो. जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे और आप अपने आप को क्लेंज करते जाओगे. राइट और रॉन्ग? तो सेम फिनोमेना कार्ल पॉपर भी बोलता है कि भाई फॉल्सिफिकेशन में हमको क्या करना है कि हमारी जो प्रीवियस थ्योरीज हैं, या खुद हम जो परसेप्शंस के साथ में या डेटास के साथ में हम आए हैं, हमको उसको रिफ्यूट करना है. हमको उसको फॉल्सिफाई करने की कोशिश करनी है. तो मैं 10 में से 5 डेटास को जब फॉल्सिफाई करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा. तो जब मैं नेक्स्ट फेज में एंटर करूंगा अपनी रिसर्च में, तब मुझे समझ आएगा कि वो जो 5 डेटा रेक्टिफाई होके आए हैं, उसने मुझे और क्लियर रिजल्ट्स दे दिए हैं, तो और साइंटिफिक रिजल्ट्स होंगे. इट विल डिपिक्ट द रियलिटी इन अ मोर प्रिसाइज, इन अ मोर रेशनल, इन अ मोर ट्रुथफुल मैनर. ये बोला कार्ल पॉपर ने. तो फॉल्सिफिकेशन का जो काम है वो सोशियोलॉजिस्ट करते हैं. तो इसीलिए सोशियोलॉजी इज अ साइंस इन इटसेल्फ. नीचे ऑब्जर्वेशन की बात मैंने आपको बता दी, कॉज इफेक्ट बता दिया, प्रिडिक्शन बता दिया, जनरलाइजेशन बता दिया. अब आ जाओ जो आपके मैंने यहाँ पे माइंड मैप में नेक्स्ट बना के दिया है, जो मैंने आपको इतना बड़ा बड़ा यहाँ लिख के दिया, व्हाई सोशियोलॉजी कैन नॉट बी साइंस. अब यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट हैं और कुछ एंटी पॉजिटिविस्ट हैं, क्योंकि नॉट अ साइंस में कभी भी पॉजिटिविस्ट तो आ ही नहीं सकते. तो पहले हमारे पास में आते हैं वेबर बाबू. वेबर बाबू क्या बोलते हैं? मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है ही नहीं रिसर्चर के लिए, क्योंकि वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं रह सकता. मैंने आपको सारी कहानी बता दी क्यों नहीं रह सकता. अब मैं सिर्फ नाम जोड़ रहा हूं उस कहानी के आगे. एंड दिस इज हाउ सोशियोलॉजी इज. मैंने आपको जितनी कहानी बताई है, उन सब कहानियों में सारे स्कॉलर छुपे हुए थे, पर मैंने आपको स्कॉलर के साथ में कहानी नहीं बताई, क्योंकि वो होती ऑब्जेक्टिव लर्निंग, मतलब मैकेनिकल लर्निंग. हमको क्या चाहिए? एक ऑर्गेनिक लर्निंग चाहिए आपको. मैं अगर बोलता कि वेबर बोलते हैं कि भाई वैल्यू न्यूट्रल होना पॉसिबल ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आता. लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपका कल्चर, आपका न्यूडिटी वाला एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, तो वैल्यू न्यूट्रल तो आप नहीं हो. अब यही चीज वेबर के दिमाग में डाल दो कि भाई ये कौन बोलता है, वेबर. कहानी समझो. सी, मैं आपको
शेयर तो नहीं करना चाहता हूँ ये सब, लेकिन ठीक है करता हूँ। एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की रामकथा ये है, और आपको, आप तो पहले पढ़े हुए भी हो बहुत सारे टीचरों से और आगे भी पढ़ोगे। अगर आपको किसी भी टीचर की अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करना है, या आपको ये समझना है कि वो चीज दिमाग में सेट कैसे होनी चाहिए थी, या कैसा पढ़ाया गया है कैसा नहीं, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा पैरामीटर आपको बताता हूँ। आपको क्लास में बैठ के कभी भी एक तो बर्डन फील नहीं होना चाहिए, आंखें झपकनी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर वन, आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। दूसरा, अगर कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसकी बात आपको बिल्कुल उतनी ही आसानी से समझ आनी चाहिए जितनी आसानी से वो बोल रहा है। अगर उसने अपनी ही बात कॉम्प्लिकेट कर दी तो वो तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को और कॉम्प्लिकेट करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो एक टीचर का काम क्या होता है, एक फैकल्टी का काम क्या होता है, यूपीएससी में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो सब आपको पढ़ाई जा रही है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना और पढ़ाना। तो आपको क्लास में बैठने के बाद में बड़ा सिंपली ऐसा लगना चाहिए, यार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सिंपली अगर सिंप्लिसिटी के साथ में अगर समझ आ रहा है तो वो आप अंडरस्टैंडिंग सही जा रही है। और फिर उसी अंडरस्टैंडिंग से आप उस कॉम्प्लिकेट चीज को जाके डेसिफर करो घर पे। अब आप आज कार्ल मार्क्स पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर बोलोगे कि सर आप तो कॉम्प्लिकेट कर गए। तो जो मैंने पढ़ाया नहीं उसको पढ़ने की कोशिश मत करो। हैव सम पेशेंस, 2-3 दिन लगेंगे, एक एक करके चीजें सिमटती जाएगी, और फिर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें आसान नजर आएगी। वन ऑफ द गुड पैरामीटर्स इज ऑल्सो इज के अ टीचर, और वेदर whenever you are reading, आप उसको पढ़ने के बाद में कितना कंटेक्चुअलाइज कर पा रहे हो, बाहर कितना देख पा रहे हो। आपको अगर उस टीचर ने बाहर नहीं दिखाया, मैं आपको टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आप टेक्स्ट से बाहर नहीं देख पाए, समझने के बाद में आप बाहर नहीं निकल पाए, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में सिर्फ यही फर्क होता है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो तो आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप नॉलेज लेके जा रहे हो तो आप बाहर जाते ही सब देखने लग जाओगे। नाउ, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, जो मैं पैराडाइम हमेशा से पढ़ाता आया हूं और ऐसे ही मैंने पढ़ाया है। मैं पहले पूरी कहानी बता देता हूं, ये है आपकी पूरी कहानी। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि पहले साइंस क्या होती है। हमने क्या पढ़ा था, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी सबसे पहले। सोशियोलॉजी में मैंने आपको कहाँ अटकाया था, साइंस पे। फिर मैंने आपको बताया कि साइंस क्या होता है। फिर सोशियोलॉजी को साइंस बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई थी, वो मैंने आपको बताया। और जिन्होंने सोशियोलॉजी को साइंस बताया, हमने उनको जाना, मतलब पॉजिटिविज्म को। तो पॉजिटिविज्म के असर्शन पे लाए हम। फिर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग में ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई इन पॉजिटिविज्म का भी एक क्रिटिक होगा, क्योंकि ये सब जो बोलते हैं वो बिना क्रिटिसिज्म ट्रू नहीं है। और इन दोनों का एक मिला जुला, थोड़ा इसका और थोड़ा इसका मिला जुला एक कॉम्बिनेशन आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं,
अब आप अपने नोट्स खोल लो, आपका पूरा लेक्चर पिछली 2-3 क्लासेस इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। इमर्जेंस, साइंस, पॉजिटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म। आखिरी पेज में यही लिखा हुआ है, व्हाई सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। और फिर लास्ट में साइंस क्या है हमने पढ़ लिया, साइंटिफिक मेथड ये होते हैं। साइंटिफिक मेथड में हॉर्टन और हंट ने क्या बोला, नाउ व्हाट वी एक्चुअली डू इज, जब मैं ये कहानी बता रहा था तो मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिविज्म और इन सब के बताया, इसमें सिर्फ नाम फीड करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, डर्कहाइम का, कॉम्टे का, स्पेंसर का, सेंट सिमन ले लो, वेबर का ले लो। फिर एंटी पॉजिटिविस्ट में आगे नाम लिखे हुए हैं आपके पास में, देखो, कार्ल जंग, मैकाइवर, वेबर। एंटी पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट में हालांकि वेबर नॉन पॉजिटिविस्ट है मोटे तौर पे। मीड हो गए, ये सब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, फिनोमेनोलॉजिस्ट वगैरह, अल्फ्रेड शूज हो गए, ये सब कोई, ये धीरे धीरे अपने आप समझ आने लग जाएगा कि कौन क्रिटिक बन सकता है। जितने भी नॉन पॉजिटिविस्ट या एंटी पॉजिटिविस्ट हैं सब क्रिटिक्स हैं, ठीक है। फिर आपका ये आ गया लास्ट में साइंटिफिक मेथड, तो साइंस समझ आ गया। साइंटिफिक मेथड मतलब रिसर्च करने का तरीका, साइंस में रिसर्च करने का तरीका। अब उसके क्रिटिक कौन है, ये देखो, कार्ल पॉपर, माइकल पॉलिनी, अडोर्नो, फेवरबैंड, फेमिनिस्ट, जेएस मिल, ये सब क्या है, साइंटिफिक मेथड्स के क्रिटिक्स। ठीक है, ये हुई आपकी कहानी, साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड इट्स क्रिटिक एंड पॉजिटिविज्म। इसमें एक कहानी और जुड़ी हुई है, वो है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक की। अब आप इन 3 चीजों को साथ में पढ़ सकते हो, इमर्जेंस, साइंस साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक, एंड पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक।